अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आलिया हमजा की रिहाई हुई और उसके साथ साथ बानी पीटीआई की गैर मशरूत मुआफ़ी के ऐलान के हवाले से भी खबरें सामने आती रहीं। क्या हकीकत है और सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियां आपको दिखाई देंगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके साथ चाहे हुकूमती जमात हो या पीटीआई हो, अपोजिशन जमातें हों, उनमें मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं उनके बयानात में तजादात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स बयानात सामने आ रहे हैं। क्या इन जमातों के अंदर कोई कंफ्यूजन है या ये बढ़ते हुए तजादात किस जानिब इशारा कर रहे हैं? इस हवाले से पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, वसीम मलिक, परवेज सदेला और उमर दराज कोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। खालिद जमील साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आलिया हमजा की रिहाई के हवाले से, कि जाहिर है आज उनको जमानत पर रिहाई मिली है और 14 माह से तकरीबन जो है वो जेल में है और फिर उन्होंने एक तवील वक्त गुजारा है जेल में, और इसके पीछे जाहिर है वो 9 मई का मामला था। आप क्या समझते हैं, क्या ये जो हुकूमत का 9 मई और उसका ये बयानिया और उस पर इकदामात के हवाले से मुसलसल बात करते हैं, इस तरह की रिहाइयों से और जिस तरह के कमजोर मुकदमात हमें अदालतों में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बेनकाब नहीं हो रहे? देखिए, एतजाज उनकी रिहाई तो कई बार हुई और कई बार उनको गिरफ्तार किया गया, और ये पाकिस्तान में पिछले कोई 1-1.5 साल से ये रवायत बन गई है कि आपने किसी शख्स को किसी भी सियासी, फिक्री या किसी भी बिना पर, मुखालफत की बिना पर जो है कि उसको अगर जेल में डालना है तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा थाना, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शहर, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ज़िला, और फिर एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा सूबा। ये एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान में और ये बदकिस्मती से हर दौर के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन इस दौर में कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया। और इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि एक ही मुकदमा होता है और उसको पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, आप अरशद शरीफ का मामला उठा के देख लें, साबिक दौर में आप मीर साहब के खिलाफ देख लें कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक ही मामले के ऊपर मुकदमे बनाए गए थे। तो ये जो हमारी बदतरीन जो रवायात हैं उनको हम बेहतरीन से बेहतरीन मजीद उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, और बदकिस्मती से जो अच्छी रवायात हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। ये पता नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी हुकूमतों के अंदर क्यों इतने रवैये जो है कि ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस मामले में भी अगर आप देखें कि बदकिस्मती से अगेन ये कि अगर आप कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, किसी सरकारी मुलाजिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या किसी सरकारी जो है कि वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो वो कहते हैं कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद सबूत मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब अदालत बार बार एक ही केस के अंदर 5-5, 10-10 दफ़ा मौका दिया जाता है कि जनाब वो नाकाबिले तरदीद सबूत यहाँ पेश कर दीजिए ताकि हम इनको सजा दें, या आप चलान पेश कर दीजिए, आप तफ्तीश मुकम्मल करके चलान तो पेश कर दीजिए। 1.25 साल हो चुका है, ना तफ्तीश मुकम्मल, ना चलान पेश हुए, ना कोई नाकाबिले तरदीद सबूत पेश होते हैं, तो उसके बाद तो फिर रिहाई बनती है ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये पाकिस्तान के अंदर ही देखना चाहिए कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। हम ये नफरतों को, तासुब को, इस किस्म के रवैयों को अगर इसी तरह से हम रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर, सरकारी सतह के ऊपर उसकी सरपरस्ती करेंगे, तो बदकिस्मती से अवाम और जो इदारे हैं उनके दरमियान फासला और बढ़ेगा, जो किसी तौर के ऊपर भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसी पर वसीम मलिक, आप क्या समझते हैं? आलिया हमजा की जो रिहाई है, जमानत पर है, और जाहिर है एक के बाद एक रिहाई, जैसे अभी खालिद साहब ने भी जिक्र किया, इस सूरत हाल का सामना माजी में भी करते रहे, लेकिन इस बार हम कुछ ज्यादा उस पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबने वैसे इसका सामना किया है, उसके बावजूद भी हम इस जाने बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस रिहाई से आप क्या समझते हैं? पीटीआई को किसी हद तक ऑक्सीजन मिली है, उनके हवाले से कोई सॉफ्टन सूरत हाल पैदा हुई है, कोई रवैया जो है सॉफ्ट हुआ है, आप ये देख रहे हैं, या हम समझ सकते हैं कि इसके बाद कोई और गिरफ्तारी मुमकिन है? अच्छा, देखिए, जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ बड़े नाम हैं, जिनमें ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हैं, जो 9 मई के बाद पाबंद सलासल हैं। मैं बाकी तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली कोर्ट्स के हालात बता सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे ज़मानत मिलनी है या फिर बरियत होनी है तो वो पाकिस्तान की अदालतों से होनी है। 9 मई के मुकदमात और उस हवाले से जैसे खालिद साहब कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो आकर कहा जाता है कि बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं।
अब 9 मई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे कारकुनान हो या फिर उनमें अगर कोई उनके रहनुमा हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ गद्दारी, बगावत, मुल्क दुश्मनी और उसके साथ साथ दहशत गर्दी के इल्जामात लगाए जाते हैं। और जब यह मामला अदालतों में जाता है तो मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दे देता हूं। एपिक्स फोरम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई से मुतालिक यहाँ रावलपिंडी के हमजा कैंप के कुछ मुल्जमान थे, उनकी जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। अब पंजाब हुकूमत जो है, प्रोसिक्यूशन है जिसने शवाहिद अदालत के सामने रखने थे, उनके पास जियो फेंसिंग के अलावा कोई सबूत मौजूद नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। अदालत बार बार मांगती रही, मगर जो प्रोसिक्यूटर थे या जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी या सरकारी वकला थे, वो जियो फेंसिंग के अलावा कुछ और दिखा ही नहीं सके, जिसके बाद जो 5 मुल्जमान थे उन्हें जमानत दे दी गई। और इसी तरह जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, 12 जो मुकदमात थे उनमें जो रिमांड दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर भी प्रोसिक्यूशन से बार बार एक ही बात पूछी जाती रही, मगर उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसी तरह हम अगर तीसरी मिसाल दे दें, वो है मियां वाली के जो मुकदमात थे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज है मोहम्मद अब्बास, उनकी अदालत में लगे एक केस में 25 मुल्जमान बरी होते हैं, दूसरे केस में 35 मुल्जमान बरी होते हैं, और उसमें जो फैसले सामने आ रहे हैं उसमें जो जजेस हैं वो एक बात लिख रहे हैं कि बार बार प्रोसिक्यूशन से पूछने के बावजूद, मांगने के बावजूद, जियो फेंसिंग के अलावा पंजाब हुकूमत के पास, पंजाब की प्रोसिक्यूशन के पास कोई और मुकदमा नहीं। तो अब जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं ये नहीं समझता, मगर एक तब्दीली जरूर हुई है। और अगर अदालती मामलात के हवाले से तो 8 फरवरी जिस तरह पाकिस्तान के इंतखाबात हुए और लोग बाहर निकले, उन्होंने मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो अब अपने पांव पर खड़ी होना शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिल रहा है वो अब उसी का एक शाखसाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें परवेज इंदिरा साहब आप क्या समझते हैं? जाहिर है ये सियासी कैदी, सियासी मुकदमात की बड़े पुरानी इस्तलाहें हैं, चलती आ रही हैं, और उसमें पब्लिक जो है कोई भी सियासी कैदी हो उसके हवाले से बहरहाल एक नर्म रवैया हमेशा से रखती है, अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पार्टी की कोई शख्सियत हो। तो अब इस सूरत हाल में जो बिलखुसूस खवातीन हैं, वहां पे जाके जब ये बात की जाती है हुकूमत की जानिब से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या प्रेस ब्रीफिंग्स में यह बताया जाता है कि एक बड़ा सानिया शनाख्त करके मुल्जमान को जो है वो सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस अमल में हम देख रहे हैं कि अदालती महाज पे जब जाए जाते हैं, आइन और कानून के मुताबिक जाहिर है मुकदमात जो हैं वो अदालतों में चलने हैं, वहां पे प्रोसिक्यूशन ना सबूत पेश कर सकते हैं, ना कोई ऐसी सूरत हाल में बिलाखिर या जमानत पर रिहाई मिलती है या बरियत हो जाती है। तो क्या ये फकत सियासी बयानिया है जिसके पीछे कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है? तो कब तक चलेगा ये? बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को और मेरे आप 4 भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं वसीम मलिक साहब की जो आखिरी 2 लफ्ज है ना वो जरा उनकी इजाजत से लूंगा। उन्होंने कहा कि जब से 8 फरवरी के बाद मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके बाद जज जो है ना अदलिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, और तब से फैसले जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आने शुरू हो गए हैं। इस लाइन का मुझे समझ नहीं आई। अगर इसी को लेके आगे चले तो एक चीज इसमें ऐड कर लें कि मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूं जो मेरे भाई खालिद जमील ने पूछा और वसीम मलिक ने पूछा है। देखिए, मैं हॉलैंड में रहता हूं, इंग्लैंड हमसे कोई यहाँ से 45 मिनट की फ्लाइट है, 14 अगस्त की शाम को मेरी फ्लाइट है, 5-7 दिन के लिए मैं वहां पे रहूंगा। मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं कि अगले 5-7 दिन में वहां पर जो चीजें चल रही हैं काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। हमें आप बिलीव करें कि मुझे समझ नहीं आती कि जब हम ये मिसालें देते हैं या बताते हैं ना कि यूके में 2014 में इस किस्म की हैपन हुई थी, तो अगले 24 घंटे में अदालतें खुल गई थी, और वो अदालतें 24 घंटे खुली रही हैं। उन्होंने 5-5, 7-7 दिनों में जो लोगों ने मुख्तलिफ स्टोर से कुछ जूते चुराए, कुछ टेप रिकॉर्डर चुराया, तो उनको सजाएं भी हो गई और 5-5, 7 साल हो गई। अब वो जो सारे सबूत हैं वो 2 से 3 दिन में कहां से आ जाते हैं? वो कौन से सबूत होते हैं जिनकी बिना पर वो अदालतें सुना देती हैं? क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं या पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान की स्टेट है, क्या वो ये चाहती नहीं है कि जिन लोगों को मैंने और आपने जलाते हुए, आग लगाते हुए देखा, जिनको मैंने और आपने लोगों को इस्ताहल दिलाते हुए देखा कि भाई आप लोग अपने अपने घरों से निकले, अगर आप आज ना निकले तो आपका खान हमेशा के लिए गुम हो जाएगा, आज हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया। फिर जो वो मैंने और आपने देखा, सुबह शाम देखा, आज जब खान साहब ने माफी मांगने की बात की तो पूरा सोशल उन्हीं वीडियो से भरा हुआ है। अब वो वीडियो जाती क्यों नहीं है? अदालत में सबूत क्यों नहीं पेश होते या क्यों नहीं करते? ये मेरा भी सवाल है, जैसे मेरे दोनों दोस्तों दूसरे दोस्तों का। किससे सवाल है? होता क्यों नहीं है? सदर साहब, किससे आपका सवाल है? मेरा स्टेट से भी सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है, अदलिया से भी सवाल है, मेरा हर किसी से सवाल है। सारे सबूत तो प्रोसिक्यूशन लाएगी ना सर। सबूत मैं वही तो कह रहा हूं ना कि क्या ये सबूत नहीं है?
आप अपनी स्क्रीन पर क्या वो सनम जावेद की वीडियो चला सकते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो चला सकते हैं, डॉक्टर वो जो आबाद फरूक है उनकी वीडियो चला सकते हैं, चलाएं आवाज खोल के अगले 5 मिनट। मैं मान लूंगा अभी कि मतलब ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, ये वो सारा कुछ सबूत नहीं तो और क्या है। और अगर ये लेके जाने नहीं है और अदालत ने ये देखे नहीं है, टीवियों पे चले नहीं है, मेरे और आपके मोबाइल पे सुबह शाम चले नहीं है, तो फिर आई डोंट नो कौन से सबूत है जो और चाहिए या और लेके जाने चाहिए। और अगर ये सबूत है और इसके बावजूद वहां पर नहीं जा रहे, तो फिर जो भी जिम्मेदार है ना रियासत आज उसको माफ करेगी, अगले 5 साल बाद फर्क, क्योंकि ये इतनी बड़ी हैपन है। कल को कोई भी उठकर, अब देखें ये जो बहन मेरी आज आजाद हुई है, जिस मेरी बहन को आज ये जमानत मिली है, क्या इनकी वो जुबान जो इन्होंने वहां पर खड़े होकर इस्तेमाल की थी आप अपने टीवी स्क्रीन पे चला सकते हैं? थोड़ी सी मेहरबानी करें ना, आज देर रात थोड़ी सी ब्रेक और चलाएं, ताकि मुझे, आपको, खालिद साहब को, वसीम मलिक साहब को, ताकि सबको सुनाई तो दे यार इसने कुछ भी नहीं किया था, इसको तो बेगुनाह अंदर रखा है, कम से कम वो हम सुन तो लेना जो ये बीबी फरमाती रही है। मेरी भी ये इसके साथ है, ये क्या कहती रही है, सबूत नहीं है। अब जाहिर है आपका मौजूदा हुकूमत से ये सवाल है ना, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, उनसे ये सवाल है। प्रोसिक्यूशन मेरे इस अदलिया से भी सवाल है सरकार, इस अदलिया के पास आर्मी वालों, आर्मी कोर्ट्स में चलने के लिए जो इनके पास सब कुछ पड़ा हुआ, मेरा उनसे भी सवाल है, क्यों वो पड़ा हुआ, क्यों वो फैसला नहीं हो रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा कि आर्मी में चलने चाहिए कि नहीं चलनी, आर्मी कोर्ट्स में चलने चाहिए कि नहीं चलनी, ताकि फैसला हो ना। अदलिया भी तो लेके बैठी हुई ना, फैसला कर दे अदलिया, चलने हैं नहीं चलने हैं, सिविल कोर्ट में चलने हैं और फौजी अदालतों में जाके चलना है, ताकि किस तरह डायरेक्शन तो शुरू हो ना। अदलिया भी तो लेके बैठी हुई ना साल सवा साल। अदलिया से भी आपका सवाल है। अब जाहिर है जो रोज कोर्ट हमारे कवर करते हैं हमारे रिपोर्टर्स, उनसे भी जाहिर इस हवाले से सवाल करेंगे कि वहां पे क्या वजह है कि ये सदेला साहब जिन वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया जिनसे भरा हुआ है, वो अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं चलाती। इस पे हम बात करेंगे और फिर अदालतों से भी सवाल है। इसके साथ साथ मैं उमर दराज गुजर साहब, एक तो ये सवाल है, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, इसके साथ मेरा सवाल भी ऐड करिएगा। अभी जिक्र हो रहा है बार बार गैर मशरूत मुआफी का, लेकिन उसके बाद वजाहतें सामने आई, उसमें सीसीटीवी फुटेज की पहले बात की गई कि वो बाहर लाई जाए, उसमें साबित किया जाए, फिर माफी मांगी जाएगी। बानी पीटीआई की जानिब से बयान सामने आया, वो अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर कोई और बयान आ जाता है, असल बयान क्या है? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि बाकी को छोड़ देते हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चूंकि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, और पिछले दिनों मरियम औरंगजेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने वहां पर भी सवाल उनके सामने रखा था, और मैं फिर उस सवाल को दोहरा देता हूं कि पंजाब हुकूमत कैटेगोरिकली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जनाब देखिए इतने केसेस हैं, चूंकि ये मई से अब 1 साल और साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया है, इतने केसेस हैं, प्रोसिक्यूशन ने इतने केसेस में चालान और तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है और अदालतें फैसला नहीं सुना रही। आपके हुजूर होता क्या है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस लगता है तो पता चलता है कि तफ्तीशी चला गया क्वेटा, सिर्फ खुद क्वेटा नहीं गया, रिकॉर्ड भी साथ ले गया है। तो अदालतें क्या करें? नंबर 1 मामला तो ये है। नंबर 2, आपने बात की कि सीसीटीवी फुटेज की, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की डिमांड के ऊपर नहीं, ये तो इनको चाहिए था कि ये खुद जुडिशल कमीशन का मुतालिबा था, वो भी बनाते। इनका ख्याल था अगर वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस पे लेके आते, क्योंकि इनके मुताबिक तो पूरी की पूरी कंस्पायरेसी हुई है, सब कुछ हुआ है, जाहिर है रियासत भी यही कहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसमें कोई वो डिले करना चाहिए, उसको लेके आए, साबित करें, क्योंकि रियासत का तो मौक़िफ़ यही है और मुस्लिम लीग नून भी वही लाइन ले रही है, मुस्लिम लीग नून भी उसी बयानिए के पीछे छुपने की कोशिश करती है। आप सीसीटीवी फुटेजेस पे लेके आए ना, दिखाएं उनको, साबित करें, सजाएं दिलवाएं। और रही बात, कौन सा ऐसा 9 मई का केस है जो आपने लोअर कोर्ट में साबित किया और साबित करने के बाद आपने उसको जाने के बाद हाई कोर्ट में वो स्टैंड कर पाया? एक भी नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट को जमानतें देनी पड़ी। आप उन जजेस के, फाजिल जजेस के सवालात उठा लीजिए कि क्या है। अभी हाल ही में इमरान खान के रिमांड वाला मामला था, यहाँ पे आपने देखा कि तारिक सलीम शेख साहब और अनवारुल हक पन्नू साहब के सामने वो केस लगा हुआ था। वहां क्या लिखा गया उस फैसले के अंदर कि पुलिस की गवाही के अलावा उसमें कुछ आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि जनाब वो इस किस्म की मज़ाक़ खेज़ किस्म की चीजें सामने लेके आते हैं कि जी वो ना स्पेशल ब्रांच का एक पुलिस एहलकार था तो वो ना भेस बदल के उनकी मीटिंग में शामिल हो गया। मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग ऐसी होती हैं, वहां पे लोग ऐसे दाखिल हो जाते हैं? यानी आप क्या मजाक बना रहे हैं? असल बात यह है कि गवर्नमेंट की नाकामी है, गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पा रही, गवर्नमेंट उसको साबित नहीं कर पा रही। और जजेस के सवालात अब ये तो नहीं कह सकते कि मंदोखेल साहब ने वहां जो बातें की वो तहरीक इंसाफ के हक में थी। बात तहरीक इंसाफ की नहीं है। आप ये बताइए, चलिए बाकी को छोड़ देते हैं, आपके मुताबिक सबसे बड़ा इस मामले का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। आप 9 मई से रेलिवेंट कितने केसेस में इमरान खान को लेकर संजीदगी दिखाई है? आपने कितनी तहकीकात के हवाले से किया है? वही जी हमने ये करना है, जी हमने रिमांड वो करना है।
देखिए, आप संजीदगी दिखा नहीं रहे। और एक और बात, जहां इतनी लेजिस्लेशन करते हैं वहां इन चीजों के हवाले से क्यों नहीं करते? और रही बात कि सुप्रीम कोर्ट लटका रही है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब फैसला सुना चुके हैं, उन्होंने फौजी अदालतों के हवाले से उनको कलअदम करार दिया था। उसके बाद तो काजी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारी है, जो सिटिंग जज हैं, अब चीफ जस्टिस हैं। अब तो मुस्लिम लीग नून नहीं कह सकती ना कि कोई हम ख्याल बेंच है। अब तो कोई एजाजुल एहसन साहब उसको हेड नहीं कर रहे, कोई मुजाहिर लीग पर नकवी साहब नहीं कर रहे, कोई और जज नहीं कर रहा। आप सब जानते हैं अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में उमर दराज, बिल्कुल आपका ये मामला जो है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोर्ट में जो मामला चलते हैं वो बड़े मुख्तलिफ है। लेकिन अब मैं खालिद जमील साहब, आप बताइएगा, आप एक अरसे से खुद भी ज़ाहिर सहाफ़त कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, और आपको पता है खबर कैसे आती है, किस तरह से प्रोसेस होकर आगे बढ़ती है। ये जो लफ्ज़ मशरूत मुआफ़ी का है, ये कहाँ से आया? अगर एक शख्स ये बयान दे रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में आप साबित कर दें तो मैं माफ़ी मांग लूंगा, और इस बयान में नया क्या है? यानी आज क्या मुख्तलिफ था जब ये बात की गई कि उन्होंने मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया? किस तरह से रिपोर्ट हुआ है? अच्छा एतजाज, ये जो आपने बड़ी सादगी से पूछा है ना कि ये कहाँ से लफ्ज आ जाते हैं, तो अगर मैंने बता दिया तो फिर बात खराब हो जाएगी। मेरा तो मासूमाना सा सवाल है। फिर बात खराब हो जाएगी। फिर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा एक हफ्ता सरकारी मेहमान बनूं, तो मैं तो नहीं बताऊंगा कि लफ्ज कैसे कहाँ से आते हैं। आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं। दूसरी बात देखो, मैंने वो हियरिंग भी देखी थी जब 9 मई के बाद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद मैं तमाम दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि जिस दिन 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ था, रेंजर्स ने जो तोड़ फोड़ की थी, वो शीशे तोड़ ऑपरेशन किया और फिर वहाँ से वकीलों को भी जख्मी किया और वो निकाला, और मैं वो गेट के ऊपर सारे मनाजर देख रहा था, किस तरह से ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ। और फिर उसके बाद दोबारा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हियरिंग सारी की थी 2 दिन बाद, उस दिन भी मैं रात 10-11 बजे तक वहीं सारी चीज़ें देख रहा था। तो अच्छा, ये तो फ्रॉम डे फर्स्ट जो है कि वो इमरान खान कहते हैं कि जनाब मैं तो अभी कस्टडी में, मुझे तो नहीं पता बाहर क्या हुआ है, अगर जो कुछ भी हुआ है जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर साबित होता है कि हमारे लोग हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, आप भी कार्रवाई करें, माफ़ी भी मांगेंगे। ये तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने बाद में बारहा ये कहा कि आप सीसीटीवी फुटेजेस जो कोर कमांडर हाउस के अंदर की है, या वो जीएचक्यू के जो सीसीटीवी कैमराज हैं, या पेशावर बिल्डिंग है रेडियो पाकिस्तान की, या इवन मियां वाली बेस और सारी चीज़ें हैं, देखें तमाम जगहों के ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस हैं, लगे हुए हैं कैमरे, जो अंदर से आप देखें। कुछ लोगों की, अभी संदेला साहब कह रहे थे, मैं एग्री करता हूं इनके साथ, वीडियोस बेशुमार अवेलेबल हैं। कुछ जगहों पे है सिर्फ जबान दराजी की गई है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, शायद गलीज लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, शायद गालियां दी गई हैं, लेकिन उन गालियों का यह मतलब नहीं है कि साल 2-2 साल लोग जेलों में रहें और उनकी जमानतें भी ना हो और उनको 10-10 शहरों में घुमाया जाए। उसका उतना ही उसको सख्ती या बर्दाश्त करनी चाहिए जितना उसने वो किया, जुर्म किया है। अब अगर जो 102 या 105 लोग हैं, वसीम एग्जैक्ट बता देंगे, कि जो मिलिट्री कस्टडी में है, ये वो लोग हैं जिनके तमाम शवायद सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आ रहा है कि अच्छा वो किसी जगह पे आग लगा रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं अंदर, या कुछ चीजें चोरी करके लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मिलिट्री कस्टडी में चले गए और उनके फैसले बदकिस्मती से अभी तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो मामला नहीं हो सका। तो ये सारी चीजें अगर आप इस तनाजुर में देखें, तो फिर ये जो अभी सारी चीजें जो हैं कि अपने कंक्लूजन के करीब हैं। हाई कोर्ट के अंदर बड़े अहम फैसले होने हैं, बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं 9 मई के हवाले से, कि चलान पेश नहीं हुए, तफ्तीश मुकम्मल नहीं, 1.25 साल हो गए, अभी भी तफ्तीशी कह रहा है नहीं मुझे तफ्तीश करनी है। तो हाई कोर्ट्स में आपका जो वो एक सेक्शन में भूल रहा हूं, कल एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर 2 रुकनी बेंच उस पर अब समाअत करेगा। सारों को यकजा करें, इनको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, ताकि ये मामला खत्म हो। जो जुर्म जिसने किया उसको सजा दें, जो जुर्म नहीं किया उसको रिहा करें। यह तो नहीं हो सकता किसी ने जुर्म नहीं किया कि आप सिर्फ मुखालफत की बुनियाद पर उसको 1-2 साल अंदर बैठाए रखें। तो उसमें अब ये नजर आ रहा है प्रोसिक्यूटर को या हुकूमत को कि उनके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या तलफ कर दिया गया, क्या चीजें महफूज कर ली गई। तो उनको मालूम है कि जो पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है वो सारे रिहा होंगे। तो इसलिए अब जो लोग पहले से बयानियां बनवाते हैं कि ताकि कल जब ये रिहा हो, कल परसों या बाहर आए, तो हम कहें देखा जी इसने तो अंदर माफी मांग ली थी या इसने अंदर डील कर ली थी। ये हमारे वैसे आज से नहीं है, ये इससे पहले भी हमने
जब मियां नवाज शरीफ साहब को हमने अटक किले में डाला या कराची कोर्ट में डाला, उस वक्त भी ऐसे ही लफ्जों की हेरफेर होती थी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। इसी पे मेरे ख्याल में वसीम से सवाल परवेज सदीला साहब ने भी किया, और वसीम वो सवाल भी आप लेके चलें, उसी से आगे बढ़ते हैं। वो उन्होंने कहा कि आखिरी 2 जुमलों में आपने ये लफ्ज कहे थे कि जब 8 फरवरी को मैंडेट मिला पीटीआई को, उसके बाद जो है वो अदलिया जो है वो भी अपने पांव पर खड़ी हुई है और जजेस जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से फैसले सुना रहे हैं। एक तो इस हवाले से वो वजाहत मांग रहे हैं, ये आप दे दीजिएगा। इसके साथ साथ क्या आप नहीं समझते कि जैसे अभी हवाला दिया गया, मियां नवाज शरीफ का केसेस थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब मौजूदा सदर भी हैं, उनके केसेस थे। इसी तरह दीगर सियासी बहुत सी शख्सियात हैं जिनके केसेस थे। राना सनाउल्लाह का केस था, वो भी बरी हुए। क्या उस वक्त अदलिया अपने पांव पर खड़ी नहीं थी? अच्छा देखिए, मैं जिस तनाजुर में ये सारी बात कर रहा हूँ, खालिद अजीम साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी अदालतों में रिपोर्टिंग करते रहते हैं। जिस कदर पाकिस्तान की अदलिया में मुदाखलत थी, दबाव था, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, वहां से लेकर हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस अगर सिर्फ एक इजाफी नोट या कोई इख्तलाफी नोट भी लिख देता है तो उसके बाद हुकूमत वक्त की जानिब से या फिर रियासत की जानिब से उस जज को सबक सिखाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। तो वो बातें यहाँ पर एटलीस्ट मेरे तो जो कंधे हैं वो इतना वजन बर्दाश्त नहीं करते कि मैं टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर वो बातें कर सकूं। अब हम देखें कि ये कोई बात मैं किसी मफरूजे की बुनियाद पर नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसे किस कदर दबाव और मुदाखलत का सामना था। विसल ब्लोअर का किरदार अदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखते हैं। जब उसके ऊपर 100 मोटों की कार्रवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम हाई कोर्ट से तजावीज मांगता है। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो इस मुदाखलत को ओपन सीक्रेट करार देते हैं। पिशावर हाईकोर्ट के जो जजेस हैं वो अपनी तजावीज सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, वो उससे ज्यादा खौफनाक है कि उन्हें बलोचिस्तान से धमकियां दी जाती हैं, अफगानिस्तान से धमकियां दिलवाई जाती हैं, जान से मारने की पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं और उसमें अपनी मनमानी के फैसले। तो जब इस हद तक अदलिया में दबाव आया तो उसके बाद फिर एक किस्म की हद होती है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जो बेडरूम्स तक हैं वो भी महफूज नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो खड़े होंगे और उसके बाद हमने देखा कि जो गैर जरूरी इल्तवा चाहे किसी केसेस में हो या फिर एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी, तो उस पर अदलिया ने स्टैंड लिया। जहां तक मोहतरम परवेज सदीला साहब बात कर रहे थे कि 9 मई के कुछ जो वीडियोस हैं वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं चला सकते, बाकी का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अदालतें कवर करता हूं। और मैं सनम जावेद के एक रिसेंट इस्लामाबाद का एक जो FIA का आखिरी और 17वां मुकदमा था उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। ड्यूटी जज थे मोहम्मद इमरान, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत थी। सनम जावेद के ऊपर जो चार्ज था FIA की जानिब से मुकदमात थे, वो इनकी एक वीडियो थी जो लाहौर के जिना हाउस के बाहर की थी। पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा गया सनम जावेद के वकील की जानिब से और साथ ही FIA के प्रोसिक्यूटर मौजूद थे और कहा गया कि इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट में बताएं कि कौन सा ऑफेंस कहां लगता है। FIA के पास उसका कोई जवाब नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे सनम जावेद को उस मुकदमे से भी बरी कर दिया गया। तो ये इस तरह के हालात हों तो साफ जाहिर है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जिस तरह आपने माजी में मिसालें दी, जरूर हुआ, माजी में भी होता रहा। हमारी बदकिस्मती के 77 साल सियासी तारीख में यह सब कुछ होता रहा, मगर गुज़श्ता 2 साल की अगर मैं इंटेंसिटी देखता हूं तो वो मुझे काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आती है। उसकी एक रीजन मैं आपको बताता हूं। मुझे याद है मुस्लिम लीग नून के ऊपर ही यह बुरा वक्त था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जो नवाज शरीफ साहब हैं ये अपनी गिरफ्तारी से पहले वापस आ रहे थे पाकिस्तान में, तो उनसे एक इंटरव्यू होता है जहाज में जिनसे वो जवाब देती हैं सहाफी को कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपने माजी से बहुत कुछ सीख लिया है, अब हम वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। और इन इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कहा जाता है कि इनसे रियासत ऐसे निपटे जैसे TLP से निपटती है। और यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी थी कि उनके जो मुखालिफ सियासी जमातें थी वो ज़ेर एताब थी। तो एट द एंड ऑफ द डे इन सियासतदानों को बैठना होगा और इन्हें एक रेडलाइन मुकर्रर करनी होगी। ठीक है, इन्हीं अदालतों से फिर इन तमाम कैदियों को या सियासी जमातों को रिलीफ भी मिलता है और यकीनन जिसके हक में आता है फिर वो कहते हैं अदलिया आजाद है, जिसके हक में नहीं होता वो फिर उनकी जानिब से तनकीद भी सामने आती है। इस पर मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। परवेज सदीला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, खान साहब ने यह भी गुफ्तगू की है आज जिस हवाले से मशरूत गैर मशरूत या मशरूत माफी की बात की गई है, वहां पे उन्होंने यह भी कहा
कि मुझे भी अगवा किया गया हाई कोर्ट की जो अहाता है वहां से, और उस पर मुझसे माफी मांगी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज आप ले आए, आप साबित कर दें कि मेरे लोग थे, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा बहुत पुराना है उनका। जिन्ना साहब, क्या वजह है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना रही, ये साबित नहीं कर रहे कि जनाब ये देखें ये आपके लोग हैं, ताकि वो माफी मांगे और फिर जो आपका बयानिया है कि वो आखिर में माफी मांगेंगे, ये सूरत हाल बेहतर हो जाए। हुकूमती बयानिया है, क्या मज़ामत है, क्या रुकावट है वहां? आजाद, देखें, मैं बिल्कुल इस पर रिप्लाई करता हूं। पहले मतलब आपने वसीम भाई जो उन्होंने अदलिया की इतनी शानदार किस्म की कारकर्दगी बताई ना 9 मई के बाद, देखें ये जो हमारी अदलिया है ना, समझना होगा मुझे, ये नवाज शरीफ के या इस हुकूमत पे या इस तरक्की के खिलाफ है या पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है या पाकिस्तान के किसी सिस्टम के खिलाफ है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला है 2016-17 से लेके अब तक, एंड ऑफ द डे पे जो फायदा है ना या जो नुकसान है वो आप देख ले किसका हुआ या फायदा किसका हुआ है। 2000 ये उन्होंने कहा ना कि हुकूमत में होते हुए, जनाब नवाज शरीफ साहब उस वक्त हुकूमत में थे जब इतना अरबों खरबों रुपए का केस चला था ना, जब पनामा वाला बताया गया था कि हुन पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, सारे कर्जे ले जाएंगे, अरबा रुपया वापस आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ की चोरी पकड़ियां गई हैं पनामा में। उसका जो फैसला हुआ था ना उनके दौरे हुकूमत में, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हुआ था कि आपने झूठ बोला है, आपने सच नहीं बताया था, गोश और में लिखना नहीं है। ये जिस अदलिया ने किया था ना, वो मेरे ख्याल में तो उस वक्त हुकूमत नवाज शरीफ की थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत। अच्छा, उसके बाद चलते 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 ये देखें, ये उसी तरफ जा रहा है। ये घर जाके धमकाने वाली बात, घर जाके डराने वाली बात खुदारा किया करें, शौकत जी सिद्दीकी का जिक्र किया करें, जिन्होंने बताया ये किस लिए सारा कुछ हुआ था। तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें कि एक साइड पे मतलब फायदा एक साइड पे होना है। वहां पर भी इमरान खान साहब को फायदा हुआ था जब इमरान खान साहब और आरफ हफीज साहब की कॉल पकड़ी गई थी कि भाईजान पकड़े गए हैं, हम घुस गए हैं पीडीपी के अंदर, हाँ जला दो, ये ऐसे ही घर पे जाएगा। ऐसे ना करें, फायदा इमरान खान को ही होना है। कहीं के किसी जगह पे आज भी नवाज शरीफ को मुसलसल 5 दिन लाहौर से इस्लामाबाद जाके इसी अदलिया में पेशियां भुगतनी पड़ती थी। 6-6 महीने मरियम नवाज की जमानत की दरखास्त नहीं लगती थी। फायदा इमरान खान को ही होना है। इमरान खान बनी गाला में बैठा हुआ 12-14 केसों में जमानतें लेता था, फायदा फिर भी इमरान खान का होना है। तो ऐसे ना करें, ये बड़ा एक तरफा चलता आ रहा है और चला ही आएगा। वो फिर संदेला साहब दूसरी जानिब से इल्जाम आयद होता है कि वो एयरपोर्ट पे आते हैं, वहां पे साइन होते हैं, वहां पे अदालतें पहुंच जाती हैं, फिर जाहिर रिलीफ तो सबको दिया गया। सर, एयरपोर्ट पे आते हैं जब अपनी बीवी को छोड़कर, पता ना मरती हुई बीवी को छोड़कर आए थे अपनी बेटी के साथ, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी देने आए थी पूरी की पूरा रेंजर वहां पे था। रेंजर की 2-4 बटालियन थी, कम से कम 25-30 हजार लगता था रेंजर वाले जहाज के इर्द गिर्द आ गए। क्या नवाज शरीफ ने उसकी फैमिली में ये इल्जाम लगाकर आग लगा दी इदारों को कि हमें रेंजर वाले गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि हम तो गिरफ्तार होने हैं? क्या उसके बदले उन्होंने कहा था मुझसे माफी मांगो? क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे अपनी बीवी मरती को छोड़ के आया था, मुझे रेंजर वालों ने पकड़ लिया था, मेरे अगर अराकीन लाहौर एयरपोर्ट को आग लगा दी, जाके पंजाब असेंबली को आग लगा दी, जाके स्टेट बैंक को आग लगा दी, तो कोई गल नहीं, मैंने रेंजर वाले बड़ा सी माफी मेरे को मंगो। सर, ये रवैये जाने दे, ऐसे ना करें। ये भी सारे रवैये हैं ना, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब देखें, आ जाए जरा इमरान खान साहब वाली बात पे जो अभी आखिर में आपने की है। देखें, रोला सारा फ्रिज का है, फ्रिज लै दो, सारियां गल्लां बेहतर तो ठीक हो जाएंगियां, और कोई लड़ाई कोई नहीं। खान साहब दी एक फ्रिज की लड़ाई है, अज लै दो, सारियां लड़ाइयां खत्म। खान साहब दा देसी बकरा ते देसी मुर्गी जिहड़ी वो खराब होंदी है, और कुछ भी नहीं हैगा। ये मुझे जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। मुझे संदेला साहब के ना एक जुमले पे एतराज है कि वो ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उनकी हुकूमत में वो सब कुछ हुआ। तो संदेला साहब बड़े सादा से आदमी है। हुकूमत ना कभी नवाज शरीफ साहब की हुई है, ना कभी इमरान खान की हुई है, ना कभी बेनजीर की हुई है। हुकूमत जिनकी होती है वही सब कुछ करते हैं। संदेला साहब, ए तारीख जो ना ए जुमला ठीक कर लो, अगे तो बोलो थे। मेरे आप बड़े भाई भी हैं और मैं जाहिर है आपसे बहुत जूनियर भी हूं, और मुझे तो कम से कम मैं तो सीखने वाला हूं और लिसनर हूं ऑलवेज गुड। लेकिन ये आजाद भाई मुझे बिठा देते हैं बोलने के लिए, मैं तो गुड लिसनर हूं भाई। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये इनकी हुकूमतें नहीं हो, अगर इनकी हुकूमतें ना उनकी होना, तो ये अपना वक्त पूरा करें। ये कभी भी पूरा वक्त नहीं करते, इसलिए इसका मतलब ये है कि अपनी हुकूमत के लिए मुजाहमत करते हैं और आगे घर फेंक दिए जाते हैं। हुकूमतें होती हैं इनकी, ऐसा जुल्म और ज्यादती हुकूमत किसी और की होती है, चेहरा किसी और का होता है। बस ये चीज ठीक जिस दिन होगी ना, मुल्क आगे चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या मज़ामत भी यही है, ये बेबस है, ये हुकूमत बेख्तियार हुकूमत है, जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती। नहीं सर, बेबस हुकूमत तो नहीं है, मैं नहीं समझता बेबस हुकूमत है। इसमें मैंने देखा ना, मेरे सवाल अब भी वहीं पे वही है। मैं अभी भी सवाल करता हूं कि वो कौन है, वो कहां से है, क्या है, सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जो ये चीजें नहीं चलने देता। देखें, ये इमरान खान साहब वाली जो 9 मई वाली बात है ना, आप इसको जितना मर्जी मजाक उड़ा दें, इसका जो मर्जी कह दें कि सबूत नहीं है, पेश नहीं किए गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये किसी और मुल्क में हुआ होता तो ये ना होता जो यहां पर हो रहा है। इसको कौन रोक रहा है, इसको कौन नहीं चलने दे रहा,
बहुत सारे चीजें ऐसी हमारे, वो अभी मेरे भाई ने बात की कि हमारे कंधे भी बाहर बैठ के वो बात करने की इजाजत नहीं देती। कौन नहीं चले देता, कौन सजाएं नहीं होने देता, कौन इमरान खान को खत्म करके दूसरे हिस्से को इतना तगड़ा नहीं होने देता कि कल इमरान खान साहब की जगह ये ना, मतलब ये चले दुख दखेड़े वाली बात है। ठीक है, इसको फिर ठीक किसी है, वक्त के लिए छोड़ देते हैं, किसी वक्त के लिए छोड़ देते हैं जब मुनासिब वक्त हो और बेहतर वक्त हो। अच्छा, इसी पे मैं उमर जी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से बात हुई। जिस खत का मैंने हवाला दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के, उस खत का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, उसका आगाज ही शौकत अजीज सिद्दीकी की उस तकरीर से होता है और साथ ये भी लिखा गया कि उस मामले को भी प्रोब होना चाहिए। और उसके साथ दूसरी दिलचस्प बात वो ये भी है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जब बरतरफ किया तो उस बरतरफी के खिलाफ अभी हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो केस सुना, उनकी बरतरफी के फैसले को कलअदम करार दिया और उस दौरान पूरा मौका दिया गया कि अगर इस हवाले से कोई फरीक इस केस में बनना चाहता है, वो आना चाहता है, वो उस वक्त का जो कॉन्टेक्स्ट था वो बताना चाहता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के सामने वो सबके सामने है। आजाद एक सेकंड, आजाद मेरा इस पे इतराज ये है कि ये वेले दी नमाज से वेले दी टकरां वाली गल है। जिस वक्त शौकत अजीज सिद्दीकी का हुआ था, अगर उस वक्त उनके साथी खड़े होते तो स्वाद फिर आना सी, लेकिन क्योंकि उस वक्त खड़े होते तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज ना होते, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चले मेरे ख्याल में उससे आगे बढ़ते हैं। मामला आगे भी अदालत का हम जिक्र करते हैं। उमर दराज गुज़र मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो फरीक बन के अब गया, अपील दायर कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि ये इस फैसले में जो है वो अभाम है। कितनी हद तक ये अपील जो है वो मुअस्सर हो सकती है और कितनी हद तक उस फैसले पर असरअंदाज हो सकती है जिसके नतीजे में पीटीआई पर उम्मीद है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं? देखिए, आज जो नजर सानी की दरखास्त आई है उनकी जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो एक्सपेक्टेड थी। उसकी वजह यह है कि अगर मौजूदा सिनेरियो का आप समझने की कोशिश करें तो यूं मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन हो गया, मुस्लिम लीग नून हो गई या मुक्तदरा जो है वो शायद उन सब के मफादात एक जैसे हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए उसमें कोई अच्छी खबर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन से नहीं आ सकती। अब जरा नजर सानी की दरखास्त को आप पढ़ें, उसमें जो प्रेयर की गई है, बाकी चीजें, उसमें वो एक बात कैटेगोरिकली कर रहे हैं। एक जानिब कहते हैं कि हमने 39 मेंबरान की हद तक आपके फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया है, दूसरी जानिब कहते हैं कि हमने कोई गलत फैसला नहीं किया, हमने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, हमने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा की है। अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी अदा की है तो वो 39 लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के अभी आपने नोटिफाई क्यों किया सुप्रीम कोर्ट की हद तक? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर अगर आपने एक चीज देखी हो तो काजी फायज ईसा साहब का और मंदोखेल साहब का नोट पढ़ने वाला है जो शॉर्ट जजमेंट वाले दिन आया था, क्योंकि मंदोखेल साहब का नोट था और उससे एग्री किया था काजी साहब ने, तो उसमें बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। ये मैं उन 8 जजेस की बात नहीं कर रहा, ये मैं उन 2 जजेस की बात कर रहा हूं जो 8 से हट के हैं। और उसके बाद या अफरीदी साहब भी कमोबेश इसी बुनियाद के ऊपर उन 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये 11 लोग जजेस जो हैं 13 में से जब इस बात के ऊपर वो मुत्तफिक है, तभी इस बात के ऊपर उन्होंने फैसला दिया ना कि जनाब आपने उसका गलत इंटरप्रिटेशन की, आप उनको आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। अब आप जब नजर सानी लेके आए हैं तो मेरा ख्याल यह है कि टिक नहीं पाएगी, लेकिन फिर हमें जाना पड़ेगा। जो फाजिल जज साहब ने कहा था कि यूं लगता है कि इलेक्शन कमीशन केस जीतने के लिए आया हुआ है, तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस फैसले की वजह से कितना हिजान पैदा हुआ है, कितनी इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, और एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी का आप हक मार रहे हैं, लेकिन वो इसकी तरफ जाएंगे। तो उसकी वजह यह है कि फिर जब उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब बायस्ड हैं, जब उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो किसी टीम की बी टीम के तौर पे बिहेव करते हैं, तो जाहिर है वो कहते हैं जी ये तो हमारे ऊपर प्रेशर डालने वाली बात है, हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनके इलेक्शन कमीशन का किरदार कोई काबिल तारीफ नहीं है। वो 8 फरवरी से पहले भी काबिल तारीफ नहीं था, और 8 फरवरी वाले दिन तो बहुत ही बदतरीन था, और 8 फरवरी के बाद मजीद उसमें बदतरी में इजाफा ही हुआ, कोई उसमें बेहतरी की खबर हमने नहीं सुनी। सही। अच्छा, इसी में अब खालिद जमील साहब आपके नजदीक जाहिर है ये रिव्यू में जाके वो यही बात, जैसे अभी उमर ने भी बताया कि जाहिर है सूरत हाल तो इसी जानिब है, उसमें वो कह रहे हैं बल्ले का निशान छिन जाए तो वो पार्टी जो है इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। दोबारा वही कह रहे हैं कि हमने तशरीह नहीं की, गलत। तो अब इसको कितनी हद तक आप देख रहे हैं कि ये पिटीशन जो है काबिल अमल हो सकेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि नजरसानी में कोई बहुत ज्यादा इनको रिलीफ मिल सकता है। मास वाइज एक उम्मीद के मुमकिन है कि कोई 2-3 जजेस जो हैं कि वो अपनी कोई रिव्यू, अपनी कोई राय जो है बदल लें। ये एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, और उस उम्मीद
को बराबर करने के लिए कोशिशें भी बहुत चल रही हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। वैसे इसके कोई प्रेसिडेंट है पहले आपके पास, आप समझते जी हैं? बिल्कुल है, उसी बेंच के बिल्कुल सामने है। रिव्यू में देखें जाए काजी तो- फाइसा अच्छा। साहब का जो केस था ना, जब उनकी एहलिया के एसेट्स का केस था, तो उसमें जब FBI को हुक्म दिया गया था कि तहकीकात करें, तो जब तहकीकाती रिपोर्ट तैयार होकर आई थी और जब वो सामने चीजें आई और उसमें कुछ चीजें मजीद ऐड हो गई, तो फिर उसी बेंच में से कुछ जजेस ने अपनी राय बदली और कहा कि इस तहकीकात को समझा जाए, तहकीकात हुई नहीं है, और केस वहीं खत्म कर दिया और कहा कि नहीं ये बनता ही नहीं है केस। तो वो उसमें राय चेंज हुई थी। तो उसी तरह से कोई उम्मीद लगाई हुई है कि शायद फिर कोई बात बन जाए। लेकिन इस देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो आज पिटीशन फाइल किया ना, इसके अंदर कंट्रडिक्शन है जो मुझे नजर आई है। पहले वो ये कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह नहीं की, बल्कि हमने मनोअन उस पर अमल किया है। आगे जाके अपनी पिटीशन के आखिर में जाके वो ये कहते हैं कि जी कि अगर हमने जो सुप्रीम कोर्ट समझती है कि गलत तशरीह की है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हैं, तो ये हमें रिमांड बैक कर दें हमारे पास, हम खुद फिर इसकी दोबारा तशरीह करेंगे, तो ये आप तशरीह मत कीजिए इसकी ना। तो अब ये कंट्रडिक्शन जो है मेरा ख्याल है कि उनके अपने केस के अंदर भी है। और फिर एक और बात जो है मुझे जो फील हो रही है, बदकिस्मती से मैं फिर उसी तरफ जाता हूं, संदेला साहब जो है कि मैं उनके भी दुखों का मुदावा करना चाह रहा हूं, क्योंकि माजी में उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। और ये देखें, यहां पे सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, सियासी जमातें पार्लियामान में पहुंचने के लिए जलसे जुलूस करती हैं, सब तगोदो करती हैं, कोशिशें करती हैं, वोटर्स को मनाती हैं, और जो भी तरीके होते हैं आपके सियासी माली हर तरह के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पहले किसी एक इदारे पे इल्ज़ाम होता था कि वो भी एक सियासी जमात के तौर के ऊपर जो है ना कि वो बड़ा फंक्शनल है, बड़े एक अरसे से फंक्शनल है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक सियासी जमात बनकर जो है कि इस इलेक्शन में हमें नजर आया कि ये खुद एक सियासी जमात बन चुका है। बराह रास्त इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा, लेकिन वो जिसको पसंद करता है उसके लिए वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हर फोरम के ऊपर उसके लिए फैसिलिटेट भी कर रहा है, और एक सियासी जमात के तौर के ऊपर जो केस भी लड़ रहा है। ये हुकूमती इदारे और रियासती इदारों को यह किरदार अदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी जो पुलिस हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे आपकी इलेक्शन कमीशन हो, या चाहे कोई और सिक्योरिटी का इदारा हो। मेरा ख्याल है उनको अपना काम करना चाहिए, सियासी जमातों को करने दीजिए। ये ना कीजिए कि आपके पास जो है कि फीता कोई और लगा हुआ है किसी नाम का, काम आप जो है वो सियासी करें, ये बंद हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें ठीक होंगी। चलें, ये भी फिर वही फार्मूला है ना जो पहले आप बता रहे थे कि हुकूमत किसकी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पे। मैं वसीम आपसे जानना चाहता हूं, इसी पिटीशन में आर्टिकल 51 का भी जिक्र आया है, जिसके तहत बुनियाद बनाकर वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले को जो है वो रिव्यू किया जाए। ये क्या मामला? अच्छा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, मेरी इतलात इस हवाले से कुछ और हैं, इससे अलग हैं, क्योंकि पहले ये फैसला किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं करेगा, क्योंकि जब ये नज़रसानी की दरख्वास्त लगनी है तो उसके बाद सबसे पहले जो जजेस का सवाल होगा वो ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले में मुतासरा फरीक कैसे है। जैसे अभी उमर दराज गोंदल साहब भी मिसाल दे रहे थे, अभी इस मरकजी केस की समाअत थी, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शाहिद वहीद ने इलेक्शन कमीशन को ये मुखातिब होकर ऑब्जर्वेशन दी थी कि भले वक्तों में इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा होता था, अब हमें यह नजर आ रहा है कि जैसे वो एक फरीक बनकर अपने हलीफ के खिलाफ ये केस हर सूरत जीतना चाहता है। फिर हमने देखा कि उस फैसले के ऊपर असरअंदाज सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म करने के लिए, जाहिर करने के लिए गुज़श्ता रोज जो पार्लियामान ने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी की, सेक्शन 66 और 104 में। तो उसके बाद आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहां रिव्यू में आया तो ये मेरे लिए एटलीस्ट कुछ सरप्राइजिंग था। अब इसकी पीछे वजूहात क्या है? क्या उस जो कानून बनाया गया है उसका कोई बहुत ज्यादा असर इस फैसले पर नहीं होगा? क्योंकि अभी तक चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, उसने कानून साजी की हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने आज के रोज रिव्यू फाइल किया हो, या इससे कबल 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो अपना तफसीली इख्तिलाफी नोट 3 अगस्त को जारी कर चुके हैं, उन सब ने अब तक जितनी भी बात की है वो महज मफरूजों पे की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिटेल जजमेंट जो है जो 8 अक्सरियती जजेस का है वो अभी सामने नहीं आया, और हमारी इतलात ये है कि वो 2 हफ्तों के अंदर सामने आ जाएगा, क्योंकि जो उसके अथर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और वो 13 अगस्त के बाद चैम्बर वर्क पे भी जा रहे हैं। और उनका जो लेकिन उसमें वसीम, उसमें भी ये कहा गया ना, जैसे जिस तरमीमी एक्ट की आप बात कर रहे हैं और उसके सेक्शन 104 और 66 पे तरमीम की गई है, उसमें साथ ये भी है कि वो माजी पे भी उसका इतलाक होगा। अब जाहिर है ये भी एक सवाल था ना कि वो फैसला पहले आ चुका है, उसके बाद ये कानून जो है सामने आया, लेकिन उसमें ये वाजे कर दिया गया।
अच्छा देखिए, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो कानून बनाया गया है ये महज मफरूजों पे बनाया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट नहीं आता तब तक इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आइन की इंटरप्रिटेशन से दिया है या कानून की इंटरप्रिटेशन से दिया है या सिंपली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी में गई है और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां दुरुस्त की हैं। तो जब तक डिटेल जजमेंट इस हवाले से नहीं आता तो उस वक्त तक ना तो ये नजरसानी की जो दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी, क्योंकि जो 17वीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी जजेस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें जब मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरखास्त का मामला था तो उसमें भी जो 2 अक्सरियती जजेस थे उन्होंने यही कहा था कि एक तो गर्मियों की छुट्टियां हैं और दूसरा अभी तफसीली फैसला सामने नहीं आया। जब तक तफसीली फैसला सामने नहीं आता तो ये नजरसानी की जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। लेकिन मेरी इतलात यह भी है कि आने वाला जो दिन है, कल के दिन यानी 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो 3 रुकनी कमेटी है वो दोबारा एक मरतबा फिर बैठेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की 184(3) की दरखास्त भी हो या फिर नजरसानी का मामला हो, उस पर गौर किया जाएगा। और यकीनन वो दरखास्त भी बड़ी अहम है इस मामले पर। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तफसीली फैसला आने के बाद ही ये मामला जो है वो सामने आएगा कि ये जो तरमीम की गई है वो कितनी काबिल अमल हो सकती है। उसके बाद फिर दीगर मामलात जो हैं उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम जिक्र करेंगे कि चूंकि ब्रेक से पहले भी प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने जो है वो मीटिंग की, आइंदा रोज भी उसकी होगी। लेकिन अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से इस कमेटी में जो मिनट्स थे जस्टिस मुनीब के और जस्टिस मंसूर अली शाह के, उनमें तरामीम थी या उनका जो मौक़िफ़ था उसको सही तरह से वाज़ेह नहीं किया गया था, उसका इंकशाफ हुआ है और बाकायदा तौर पर उन्होंने इस पर जो है वो दोबारा से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के हवाले से कहा है और उसको फिर ठीक किया गया है। आप क्या समझते हैं परवेज़ सदला साहब, ये मामलात कोई मिस्टेक थी या कोई बदनीयती पर मबनी मामला था कि जजेस को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए उसके मिनट्स में जो है वो फिर से तरमीम करवाना पड़ी? देखिए, ये मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के बारे में बात है कि वो क्यों ठीक करवाने पड़े या कैसे ठीक करवाने, तो उस पर तो मेरे ख्याल में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा और मेरे ख्याल में मुझे करनी भी नहीं चाहिए। बदनीति तो नहीं हो सकती, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने अपनी करेक्शन की। लेकिन मैं जो पिछला अभी आपका गुजर गया उस पर जरूर कमेंट करना चाहूंगा अगर इजाजत दे तो। देखिए, ये जो प्रोसीजर, ये जो आपका इलेक्शन तरमीमी एक्ट है ना, या जो बिल अभी आया है जो होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टू अर्ली है क्योंकि अभी तफसीली फैसला नहीं आया। देखिए, ये पार्लियामेंट का राइट और हक है। जब आप किसी दूसरे अदारे के डोमेन में घुसकर वहां पर आप कोई ऐसी चीजें करेंगे जो कि आइन से, अब देखें ये जो तो इतलाफी नोट 2 जजों का है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें यही कहा जा रहा है ना कि अगर कोई ऐसा हुक्म दिया जा रहा है जो आइन के मुताबिक नहीं है या उसमें उसकी गुंजाइश नहीं है तो वो ना माना जाए। तो वहां पर जो पार्लियामेंट है अपना वही अपना करना चाह रही, वो अपना बताना चाह रही कि ये हमारा हक है, ये हमारा डोमेन है कि जो हमने कानून बनाया, तशरीह करें, आप करनी भी चाहिए, लेकिन तशरीह वहां की जाती है जहां पे कोई अवहाम हो, यहां पर कुछ चीजें आपस में टकरा रही हो, लेकिन जहां पर बड़ी वाजिया चीजें हो, जो नजर आ रहा हो। ये जो 2-3 अभी ये कानून बने हैं नहीं, ये पुराने ही हैं। हार्स ट्रेडिंग वाला भी इसमें है, लिस्टें जो है वो पहले जमा करवानी होती हैं और उसके अलावा जब आप एक दफा किसी जमात के साथ चले जाएं तो फिर दोबारा अगर आपने वो जमात छोड़ के कहीं और जाना है, ये कानून इसमें बड़ा वाजिया है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर सर तरमीम क्या की गई है? देखें, तरमीम तो यही की गई है ना कि उसमें मखसूस नशिस्तों का बुनियादी तौर पर मामला है ना, जो 104 में भी तरमीम सामने आई है, 66 में भी तरमीम सामने आई है, तो उसमें तो बुनियादी मामला तो यही है। जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि बुनियादी मामला यही है ना, लेकिन ये कोई पहले से भी ऑलरेडी ये चीजें मौजूद है ना, दोबारा फिर शायद याद करवाया गया, दोबारा फिर बताया गया नहीं, तरमीम की गई ये चीजें जरा एक दफा। देखिए, पार्लियामेंट में तो तरमीम की गई है ना, उस पर आप इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है ना 2024 का, इन 2 शिकों में तो तरमीम की गई है। आप ज़ाहिर है वो फैसला गुज़िश्ता जो तरमीम से पहले का कानून है उसके तहत है। सर मैं कह रहा हूं कि तरमीम की गई है ना, तरमीम कर सकती है ना, ये पार्लियामेंट को हक है ना तरमीम करने का, ये कर सकते हैं। अगर जब उनको जब महसूस हुआ कि उनको जब पता लगा या उन्होंने महसूस किया कि ये जो एक लॉ है, जो कानून है, उसको तशरीह के नाम पर रीराइट किया जा रहा है या तशरीह के नाम पर रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, तो राइट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट दुनिया की हर पार्लियामेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट सदला साहब तो नहीं जा सकती ना। यही तो सवाल है ना। देखिए, बयान भी आ रहा है कि रीराइट कर दिया गया, अभी तो तफसीली फैसले सामने नहीं आया। सर तफसीली फैसला आपके सामने, ये जो तफसीली फैसला अगर आपके सामने, तफसीली फैसला भी आ जाएगा ना, तफसीली फैसला आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन जो पार्लियामेंट को ठीक लगा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो उन्होंने अपना उसको किया है। जब तफसीली फैसला आएगा वो भी हम देख लेंगे जो तफसीली फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल तो जो उनको लगे है, जो पार्लियामेंट को लगा है, वहां पे पार्लियामेंट ने वो किया है। और मेरा तो नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। जब तफसीली फैसला आएगा तो वो भी देखा जाएगा, वो भी देख लेंगे। ठीक है, उसको भी देखा जाएगा। अच्छा, मैं उमर दराज गुजर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई के अंदर कोई कंफ्यूजन मौजूद है? आपके सामने हमाद अजहर का वो बयान है जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की, पुरअमन लॉन्ग मार्च के हवाले से जिक्र किया, उन्होंने कहा अडियाला जेल की तरफ करेंगे। शहरियार अफरीदी साहब एक निजी टीवी चैनल में उन्होंने कहा नहीं वो स्लिप ऑफ टंग है उनका, और फिर उसके बाद हमाद अजहर ने उसकी वजाहत की कि नहीं मेरा स्लिप ऑफ टंग नहीं था, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा था जो मैंने की है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अडियाला जेल की जानिब करेंगे। तो ये पीटीआई के अंदर क्या मामलात हैं कि इस तरह के तजादात सामने आ रहे हैं? उससे पहले वो जो शेर अफजल मरवत की मुअत्तली का नोटिफिकेशन है वो मामला भी आपके सामने है। अच्छा, ये होता है, देखिए हर जमात जो है वो इर्तिका से गुजरती है, इदारे इर्तिका से गुजरते हैं, ममालिक जो है वो इर्तिका से गुजरते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस फेस से गुजर रही है, जब से वो बनी है, हुकूमत में आई, उरूज ज़वाल जो भी उसका चला, ये पहला मौका है कि वो इमरान खान के बगैर फैसले कर रही है। इमरान खान से बगैर फैसलों से मुराद ये है कि इमरान खान फिजिकली उनके दरमियान मौजूद नहीं होते, ज़ाहिर है वो जेल में है। बात कम्युनिकेशन होती है कि इमरान खान से मंजूरी ली जाती है, फिर आपको पता है जब सीना बसीना चीजें चलती हैं तो उसमें कुछ तब्दीलियां भी आ जाती हैं, कुछ उसमें मफादात भी शामिल हो जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ पहली बार अपनी लीडरशिप के बगैर उस फेज में से गुजर रही है। वो बहुत सारे इम्तिहानों में कामयाब भी रही है, जिसमें इलेक्शन वाला मामला था, लेकिन बहुत सारे मामलात में ज़ाहिर है उनकी नाकामी भी होती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आज बुशा बीबी का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो पता चला जनाब वो पिंडी के अंदर दरखास्त दायर हुई है, उस बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा चले ये मंडे को देखते हैं। इस तरह की चीजें होंगी। जिस तरह आपने टिकट्स वाले मामले के ऊपर देखा, जब जनरल इलेक्शंस वाला मामला आया कि इमरान खान को टिकट देना चाहते थे, उसको टिकट नहीं मिला, उसको नहीं देना चाहते थे, उसको मिल गया। ये चीजें होंगी। मैं नहीं समझता इसके ऊपर कंफ्यूजन है। क्या कोई तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा ये कहता है कि इमरान खान को रिहा नहीं होना चाहिए, या उनकी रिहाई की तहरीक नहीं चलेगी, या लोग उनके लिए निकलेंगे नहीं? कोई भी नहीं कहता। स्ट्रेटेजी के ऊपर हमेशा इख्तलाफ रहता है, और मेरा ख्याल है इख्तलाफ तहरीक इंसाफ में होगा, इससे ज्यादा होगा, बाकी सियासी जमातों में भी होता है, और ये होता रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। वो कुछ लोग कहते हैं कि एग्रेसिवली चलना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा तो यही कहेगा, लेकिन पंजाब वालों की सूरत थोड़ी मुख्तलिफ है, वो और तरीके से कहेंगे, तो ये एक मामूल की सूरत है। नहीं, नोटिफिकेशन पे तो बाकायदा तौर पर इख्तलाफ एक सामने आया ना। फिरदौस सिमीन नकवी साहब डट गए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये थ्रू प्रॉपर चैनल हमने डिस्कशन किया और ये नोटिफिकेशन इनकी मुअत्तली का सामने आया। वैसे साहब कुछ और बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब कुछ और कर रहे हैं। मैं बल्कि खालिद अमीर साहब यही सवाल आपके सामने भी रखता हूं कि पीटीआई के अंदर ये जो है ये इख्तलाफ फ़कत वो इख्तलाफ है जो जमहूरियत का हुस्न होता है, या कोई धड़ेबंदी भी मौजूद है? और सिर्फ पीटीआई की बात नहीं बल्कि हुकूमत में भी हम देखते हैं, राना सनाउल्लाह साहब मफाहमत का इशारे देते हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो आके थ्रेट करते हैं। देखो, एतजाज़ हर सियासी जमात में, हर सहाफ़ती तंजीम में, हर वकला की बार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलमा हक जाबिर हुक्मरान के सामने जो है ना बड़ी आवाज़ बुलंद जो है कि वो अदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाबिर हुक्मरान से पूछ कर कलमा हक बुलंद करते हैं। तो ये हर जगह पे मौजूद हैं। इस एक जुमले में आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि ये क्यों ऐसे मुख्तलिफ बयानात आते हैं, और हर जमात में होता है ये। जैसे आप राना साहब की या अता तारड़ साहब की बात कर रहे हैं, या आप शहरियार अफरीदी की और हमाद अजहर की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और नुक्ता जो समझने वाला, माजी में होता था ना खालिद जमील साहब के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जनाब आपने बात की है तो शोकाज भी आ जाता था, मुअत्तला भी होती थी कि पार्टी लाइन को आप टो नहीं कर रहे। ये भी तो रहा है ना अभी। तो सूरत हाल देखें, ये हर जमात में होता है ये चीजें। अभी देखें पीटीआई में ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले मुस्तफा नवाज खोखर को क्यों पीएस पार्टी छोड़ना पड़ी थी? उनका भी एक सिर्फ ट्वीट था ना, इस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर उनको पार्टी का नोटिस आया तो उनका जी खुदा हाफिज, ये सेनेट की सीट छोड़ के इस्तीफा देके मैं जा रहा हूं। इसी तरह नून लीग के अंदर भी शोकाज नोटिस तो आते रहे हैं, और अभी आप रिसेंट पास में देखें जो एहसन इकबाल साहब का और वो जो सारा तनाजा हुआ था, तो उसके अंदर भी देखें क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। एक चीज जो और जो बड़ी अहम है, जो समझने वाली है, जो हमारी तमाम सियासी जमातों को जो हुकूमत में आती हैं, बड़ी तीन जमातें जो उमूमन हुकूमत करती हैं, इनको जो समझना चाहिए। देखें, आज अगर ये कानून बनाया है ना हमने कि मखसूस नशिस्तों के इस कानून का इतलाक इलेक्शन एक्ट के निफाज से होगा, तो कल आने वाली हुकूमत एक कानून ये बनाएगी कि हम नैब कवानीन के अंदर ये तरामीम कर रहे हैं, और इनका इतलाक जो है कि वो माजी के फलां जब ये कानून नैब बना था उस वक्त से इतलाक होगा। तो उस वक्त फिर ये एहसास होगा हमें कि नहीं, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, रेदर देन कि हम बार बार पीछे जब लौट के जाते हैं तो वो चीज़ें वापस आके हमारे गले में पड़ जाती हैं। तो फिर आज जो जमातें ये कह रही हैं कि नहीं हमने ये कानून ठीक बनाया
और ये वक्त का तकाजा था कि आइन को रीराइट किया गया, तो कल कोई दूसरी जमात ये कहेगी कि कवानीन को और आइन को और अकाउंटेबिलिटी को और एहतसाब को, दयानतदारी को रीराइट किया गया उस वक्त कानून बनाकर, और हम इसको वापस उस वक्त से लागू करते हैं, और दोबारा जब सब लोगों को उन्हीं नैब के इसी तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर उन सियासी जमातों को ख्याल आएगा कि शायद हमने उस वक्त गलती की थी, और फिर वो कहेंगे कि हम आइंदा इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब हुकूमत में आती है कोई भी जमात, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, उसको ये सोचना चाहिए कि आज जो कदम उठा रहे हैं कल हम इसके शिकंजे में आएंगे। आइंदा का हदफ क्या हो, और यकीनी तौर पर यह बड़ा अहम मामला है, क्या का हदफ जिसके पास हो वो आगे देखकर दौड़ता है, जो इनसिक्योर हो वो पीछे भी देखता है और दौड़ता आगे है। तो यकीनन यही सूरत हाल है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।